वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। आज मैं डिस्कस करूंगा नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड एनसीएल टेक्नीशियन फिटर ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर पार्ट 2। इससे पहले पार्ट 1 का वीडियो मैं यूट्यूब पर अपलोड किया था जिसमें टोटल 41 क्वेश्चन का मैं डिस्कस किया था। आज क्वेश्चन नंबर 42 से 100 तक मैं डिस्कस करूंगा। मैं डिस्कस करता हूं जब भी तो क्वेश्चन जो भी टेक्निकल क्वेश्चन होता है, टेक्निकल क्वेश्चन के साथ साथ नॉन टेक्निकल क्वेश्चन भी रहता है, तो टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों मैं डिस्कस करता हूं। ऐसा नहीं है कि टेक्निकल पढ़ाता हूं इसीलिए टेक्निकल को डिस्कस करूंगा और नॉन टेक्निकल छोड़ दूंगा, क्योंकि एनसीएल में टेक्निकल पोर्शन में नॉन टेक्निकल क्वेश्चन पूछा गया है और हमें पढ़ाना आता है। मैं खुद आप लोगों को नॉन टेक भी पढ़ा सकता हूं। जैसे मैं आपको एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूं, बाद में करता हूं। तो देखिए, इसीलिए मैं फुल क्वेश्चन पेपर का टेक्निकल और नॉन टेक्निकल हर एक क्वेश्चन का डिस्कस करूंगा। टोटल 60 क्वेश्चन का डिस्कस करूंगा आज का वीडियो में। आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को आप कंप्लीट देखिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक अनाउंसमेंट मैं करना चाहता हूं। इससे पहले 2020 में एनसीएल की तरफ से रिक्रूटमेंट आया था, तब मैं यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट में क्लास आप लोगों को प्रोवाइड किया था, एमसीक्यू क्लास, और आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ था। उसमें मैं जो आप लोगों को कट ऑफ बताया था, एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स बताया था, जो भी एमसीक्यू मैं आप लोगों को पढ़ाया था, आप लोगों की तरफ से बहुत पॉजिटिव फीडबैक आया था। तब मैं नया चैनल स्टार्ट किया था। आप सबसे यही रिक्वेस्ट था कि सर आप एमसीक्यू छोड़ के थ्योरी भी पढ़ा दीजिए। तो देखिए, थ्योरी का क्लास आप लोगों के लिए लॉन्च होने जा रहा है सामने मंगलवार, ट्यूसडे को लॉन्च होने वाला है। मतलब आज सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, 2 दिन के बाद एनसीएल की क्रैश कोर्स 2025 लॉन्च होने वाला है। पहली बार मैं क्रैश कोर्स लॉन्च कर रहा हूं। इसमें रिकॉर्डेड बैच रहेगा, कोई भी लाइव क्लास नहीं रहेगा, क्योंकि हमें टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलता है और लाइव क्लास लेने का। हमारा शिफ्ट वाइज ड्यूटी है, कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं मिलता कि मैं इस टाइम में क्लास आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। तो इससे अच्छा है कि रिकॉर्डेड बैच आप लोगों के लिए प्रोवाइड करूं। जो भी सिलेबस आपको एनसीएल की एडवर्टाइजमेंट पर दिया गया, फुल सिलेबस मैं कवर करूंगा। फुल सिलेबस कवर करने का साथ साथ टेक्निकल के साथ साथ उसमें जो नॉन टेक का भी सिलेबस दिया उस पर भी मैं डिस्कस करूंगा। तो देखिए, टेक्नीशियन फिटर पोस्ट के लिए इस बार क्रैश कोर्स 2025 लॉन्च होने जा रहा है ट्यूसडे, सामने ट्यूसडे को, और रिकॉर्डेड बैच रहेगा। इसमें ट्रेड थ्योरी क्लास आपको मिलेगा, मैथ के क्लास मिलेगा, जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज, रीजनिंग का क्लास आपको मिलेगा। जो भी आपके सिलेबस में दिया है ना, 70 टेक्निकल क्वेश्चन, मतलब मैक्सिमम आपका टेक्निकल क्वेश्चन पूछा जाएगा, 30 क्वेश्चन आपको नॉन टेक्निकल पूछा जाएगा। तो देखिए, ट्रेड थ्योरी का हर एक चैप्टर जो आपको सिलेबस में दिया, बहुत डीपली में एनालिसिस किया, बहुत डीपली, मतलब उस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आपके लिए छूटेगा नहीं। आप एक बार वीडियो देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा, जितना भी चैप्टर है ना, आप उसमें अगर सेफ्टी में बात करता हूं या मेजरिंग टूल बात करता हूं, लिमिट फिट टॉलरेंस, जो भी और क्लास बोला है, पाइप फिटिंग, तो जितना डीपली जाना चाहिए था मैं उससे भी ज्यादा डीपली जाके एनालिसिस किया। हर एक क्लास को मैं वैसे रिकॉर्ड किया हूं। तो देखिए, बेनिफिट आपको क्या क्या मिलेगा इस क्रैश कोर्स में। फ्री मॉक टेस्ट आपको मिलेगा एग्जाम से पहले, जैसे मैं मॉक टेस्ट प्रोवाइड करता हूं, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएगा। इसके साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर डिस्कशन होगा। जैसे रिकॉर्डेड बैच में आपके थ्योरी का क्लास जो टॉपिक दिया है वो सब क्लास रिकॉर्डेड फॉर्म में अपलोड होकर रहेगा। सबसे पहले आपको थ्योरी कंप्लीट कर लेना है, चैप्टर आपको कंप्लीट कर लेना है। चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आपको एमसीक्यू भी तो पढ़ना है। हर एक चैप्टर का एमसीक्यू, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज में डिस्कस करूंगा। फिर देखिए, फुल कॉन्सेप्ट क्लियरिटी, जो थ्योरी में आप लोग को समझाया हूं, थ्योरी का जो वीडियो मैं रिकॉर्ड किया उसमें फुल नॉलेज आपको मिलेगा और उसमें आपके जो कॉन्सेप्ट है, हर एक टॉपिक का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। इंजन का बारे में इस बार क्वेश्चन पूछा जाएगा, आईसी इंजन से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। आईसी इंजन को इतना सुंदर तरीका से मैं आप लोगों के लिए डिस्कशन किया हूं। अगर आप उसके लिए आपका रहेगा 5 से 6 वीडियो आईसी इंजन के लिए आप देखते हैं, तो आईसी इंजन रिलेटेड आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा, उसके एमसीक्यू भी प्रोवाइड करूंगा। तो देखिए, ये सब कुछ आपको मिल जाएगा कॉम्पैक्ट पैकेज में। इसका क्या प्राइसिंग रहने वाला अभी मैं नहीं बता सकता हूं, तो ट्यूसडे जब लॉन्च होगा तो तब आपको
सब कुछ रिवील हो जाएगा। और एक बात देखिए, प्राइस थोड़ा हाई रहेगा, क्योंकि जिस तरह से मैं कंटेंट आपको प्रोवाइड करूंगा उस तरह से आपको कोई और नहीं कंटेंट प्रोवाइड कर पाएगा। जिसने क्लास का एनरोल कर पाएगा, जिसने भी क्लास एनरोल करेगा, उसी को पता चलेगा कि क्या कोर्स के अंदर है, कि क्लास में कितना ज्यादा एफर्ट्स में डाला हूं। और इसके साथ साथ आपको नोट्स भी मिल जाएगा। ओके, जो भी इंपॉर्टेंट नोट्स होगा मेरे पास, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बुक है, वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगा। ओके, तो इसके लिए आपको टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल ऐप डाउनलोड करके रखना है। डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से, फिर रजिस्टर करके लॉगिन करके रखिए। जब भी लॉन्च होगा मैं यूट्यूब में वीडियो डालूंगा और नोटिफिकेशन भी ऐप पर भेजूंगा, तो आपको पता चल जाएगा। तो देखिए, आपको एमसीएल कोर्स के लिए आपको अलग अलग जगह में ऑप्शन मिल जाएगा। आप किसी भी जगह में जा सकते हैं, किसी भी जगह में जा सकते हैं। इसके लिए मैं आप लोगों को फोर्स नहीं कर रहा हूं, लेकिन आज तक मैंने किसी भी एग्जाम के लिए क्रैश कोर्स नहीं लॉन्च किया। बाकी जगह में आपको बहुत सारा एग्जाम के लिए क्रैश कोर्स इससे पहले सब एग्जाम के लिए मिलता था, लेकिन ये पहली बार मेरा है। मतलब 2 दिन पहले एनपीसीएल के लिए मैं क्रैश कोर्स लॉन्च किया और आज एमसीएल के लिए मैं लॉन्च कर रहा हूं। तो एटलीस्ट आप लोगों को ट्राई करना चाहिए टेक मैकेनिकल ऐप के साथ। एक बार आपको भी थोड़ा देखना है कि किस तरह से है या किस तरह से पढ़ाया गया है। ओके, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो का डिस्कशन। थोड़ा सा देखिए एक्सप्लेनेशन में टाइम लग गया, लेकिन मैं क्लास बहुत अच्छा से डिस्कस करूंगा। ओके, वेट। देखिए 42 से काफी सारा क्वेश्चन न्यूमेरिकल है, जैसे वेट देखिए 41 नंबर तक डिस्कशन मैंने किया था। 42 से आज डिस्कस करूंगा। इस क्वेश्चन को बहुत अच्छा से पढ़िए। बोला है, इफ ए टाइगर इज 50 ऑफ इट्स ओन लीव्स बिहाइंड ए डियर, द टाइगर टेक्स 5 लीव्स पर मिनट टू डियर्स 4. If the tiger and deer covers 8 meter and 5 meter per leap respectively, what distance will the tiger have to run before it catches the deer? सबसे पहले लीप के मतलब होता है छलांग, कि आप छलांग लगाते हैं ना, कि एक मतलब इधर से उधर तक छलांग लगा दिए, उसी को हम लोग इंग्लिश में लीप कहते हैं। हिंदी में देखिए आपको समझ आ जाएगा। यदि एक हिरन के पीछे एक बाघ अपनी खुद की 50 छलांग दूरी पर है, मतलब सामने कौन है? हिरन है, और पीछे बाघ है। ठीक है, कितनी दूरी में है? बाघ की 50 छलांग दूरी में है, 50 छलांग दूरी में है। वेट, देखिए इस क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोचिए, ये टाइगर और ये डियर, ठीक है, तो टाइगर अपनी 50 छलांग दूरी में है, 50 लीप। ओके, बाघ प्रति मिनट 5 छलांग लगा लेते हैं और हिरन प्रति मिनट 4, मतलब हिरन हर मिनट में 4 छलांग लगाते हैं और बाघ हर मिनट में 5 छलांग लगा लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका 5 छलांग लगाते हैं और 4 छलांग लगाते हैं। तो एक छलांग में कितना दूरी तय करते हैं वो भी आपको जानना है। देखिए इसमें बोला है, यदि बाघ और हिरन क्रमशः 8 मीटर और 5 मीटर प्रति छलांग दूरी तय करते हैं, मतलब बाघ अपनी एक एक छलांग में 8 मीटर दूरी तय करती है, 8 मीटर दूरी तय करती है, और हिरन उसके एक छलांग में, प्रति छलांग में 5 मीटर दूरी तय करती है। ओके, तो हिरन को पकड़ने से पहले बाघ को कितनी दूरी तय करनी होगी? तो ऐसा अगर कंडीशन है तो हिरन को पकड़ने के लिए बाघ को कितनी दूरी सबसे पहले पार करनी पड़ेगी, ये आपको निकालना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। जैसे कुछ देखिएगा टाइप्स ऑफ क्वेश्चन होता है। जैसे एक क्वेश्चन होता है ना, एक मंकी
उसमें 2 मीटर ऊपर उठता है तो 1 मीटर नीचे आ जाता है। और सोचिए कोई पोल दे दिया है 100 मीटर का, तो टोटल ऊपर उठने में कितना टाइम लगेगा। तो इस तरह कुछ मतलब ऐसा क्वेश्चन होता है ना जो हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो वैसे ये भी एक क्वेश्चन है। तो इसको सॉल्व कैसे करना है इसके लिए मैं आपको दिखा देता हूं। वेट देखो, इसमें आपको पता है कि टाइगर हर मिनट में 5 छलांग लगाते हैं और हिरन हर मिनट में 4 छलांग लगा लेते हैं। तो स्पीड निकालना है। तो स्पीड निकालने के लिए आपको क्या करना है, तो स्पीड ऑफ टाइगर, तो देखिए ये आपका हर मिनट में 5 छलांग लगाते हैं और एक एक छलांग का डिस्टेंस कितना है 8 मीटर। तो टोटल इसका स्पीड कितना हो जाएगा 40 मीटर पर मिनट हो जाएगा। और हिरन के लिए देख लीजिए, हिरन हर मिनट में 4 छलांग लगाते हैं और एक एक छलांग में 5 मीटर दूरी तय करते हैं। तो टोटल इसका स्पीड कितना हो जाएगा 20 मीटर पर मिनट। समझ आ गया। अब देखिए दोनों एक ही दिशा में जा रहा है ना, इधर आपका हिरन है, ये आपका डियर है और ये आपका टाइगर है, एक ही दिशा में तो जा रहा है। एक ही दिशा में जब भी जाता है तो रिलेटिव स्पीड हमेशा माइनस हो जाता है। तो देखिए ये बाघ की स्पीड है और हिरन की स्पीड है, तो रिलेटिव स्पीड माइनस होकर 20 मीटर पर मिनट हो जाएगा। अब देखिए इनिशियल डिफरेंस इन डिस्टेंस, तो प्राथमिक दूरी कितना हो जाता है टाइगर से डियर की, क्योंकि पहले से इसमें बोला है कि बाघ अपनी 50 लीप दूरी में है और एक एक लीप के मतलब एक एक छलांग में कितना दूरी तय कर रहा है, एक एक छलांग में 8 मीटर बाघ दूरी तय कर रहा है। ठीक है, तो देखिए पहले कितना डिफरेंस में है, 50 छलांग दूरी में है और एक एक छलांग में 8 मीटर, तो टोटल इतने दूरी में है। मतलब ये डिस्टेंस कितना 400 मीटर डिस्टेंस है। ठीक है, तो देखिए टाइम टू कैच द डियर, तो अगर 400 मीटर दूरी में है तो हिरन को पकड़ने के लिए बाघ को कितने टाइम लगेगा। तो देखिए रिलेटिव स्पीड इतना है आपका और ये आपका टाइम निकालना है, तो ये आपका डिस्टेंस अपन स्पीड हो जाएगा। तो डिस्टेंस आपका इतना है तो ये आपका 20 मिनट हो जाएगा, मतलब 20 मिनट में बाघ हिरन को पकड़ लेगा। लेकिन इसके लिए उसको टोटल कितना दूरी तय करना पड़ेगा, तो देखिए इसमें क्या बोला है, द टाइगर विल हैव टू कवर इन 20 मिनट। 20 मिनट में कितना डिस्टेंस उसे कवर करना पड़ेगा, तो डिस्टेंस इज इक्वल होता क्या, टाइम इनटू स्पीड। तो देखिए टाइम 20 मिनट है, टाइम 20 मिनट और उसके स्पीड कितना है 40 मिनट, 40 मीटर पर मिनट, तो टोटल कितना दूरी तय करना पड़ेगा 800 मीटर दूरी तय करना पड़ेगा। इसमें यही तो बोला है ना, आप देखिए 20 मिनट में पकड़ ले रहा है, लेकिन इसके लिए बाघ को कितना दूरी तय करना पड़ेगा हिरन को पकड़ने के लिए। तो इसके लिए देखिए डिस्टेंस आपको निकाला कितना दूरी, तो दूरी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड, बाघ की स्पीड कितना है 40 मीटर पर मिनट और इसके लिए टाइम इसको कितना लगा 20 मिनट, तो टोटल 800 मीटर दूरी तय करना पड़ेगा किसको, बाघ को। समझ आ गया, तो 800 मीटर आपका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आप चेक कर लीजिए। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर स्टैंडिंग ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन फ्रॉम ए पॉइंट ए इज अल्फा आफ्टर वॉकिंग ए डिस्टेंस डी टुवर्ड्स द फुट ऑफ द टावर। द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन फाउंड टू बी बीटा, द हाइट ऑफ द टावर इज। देखिए इसमें आपको ये बोला है, सोचिए पॉइंट ए में किसी भी आदमी खड़ा है, किसी भी आदमी खड़ा है और ये क्या है सी और डी क्या है, ये आपका एक टावर है। ठीक है, जब पॉइंट ए पर खड़ा होते हैं तो ये जब देखता है ना इसके टॉप में, तो इसका एंगल कितना होता है अल्फा होता है। और जब ये आदमी ए पॉइंट से थोड़ा और आगे आता है, मतलब किस तरफ आता है, टावर की तरफ आती है, तो सोचिए ये बी पॉइंट में आके रुक गया है। तो बी पॉइंट में जब आता है तो ये जो टावर के टॉप पोर्शन है तो कितने डिग्री एंगल में दिखता है, उसको बीटा एंगल में दिखता है। और कितने डिस्टेंस तय किए
स्मॉल डी डिस्टेंस तय किए। इसमें बोला है ना कि आफ्टर वॉकिंग ए डिस्टेंस डी टुवर्ड्स द फुट ऑफ द टावर। देखिए है बिल्कुल ये टावर का एकदम फुट है, मतलब पैर वाला पोर्शन है किसी भी टावर का, तो उसके तरफ कितने डिस्टेंस मूव किया, डी डिस्टेंस मूव किया है। तो ठीक है, तब उसको कितना डिग्री एंगल में टावर के टॉप दिख रहा है, बीटा एंगल में दिख रहा है। तो आपको टावर की हाइट आपको निकालना है, मतलब देखिए ये आपका स्मॉल h आपको निकालना पड़ेगा। हियर CD इज इक्वल टू स्मॉल h, तो ये आपका CD मतलब क्या है, वो आपका हाइट ऑफ टावर, तो इसको हम लोग स्मॉल h लिखते हैं। ठीक है, देखिए अब BC आप मान लीजिए, BC का डिस्टेंस हम लोग मान लेते हैं x। ओके, AB का डिस्टेंस मालूम है D। ठीक है, तो अब देखिए ट्रायंगल ACD ट्रायंगल में आपको क्या बोला है, tan A। तो आपका tan A जो है ना, tan A का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लंब बटा भूमि। तो लंब आपका CD और भूमि आपका AC। ठीक है, तो CD मतलब ये आपका स्मॉल h हो जाएगा, और tan A मतलब इसका एंगल कितना है, tan अल्फा हो जाएगा, और नीचे AC आपका कितना हो जाएगा, AC मतलब AB प्लस BC। तो AB देखो, AB होता है D और BC होता है x, मतलब D प्लस x हो जाएगा। तो पहला इक्वेशन ये आपका है। ओके, अब देखो ट्रायंगल जब एक पॉइंट A से पॉइंट B तक आ गया है, तो हम लोग इस ट्रायंगल को लेते हैं BCD। तो BCD tan B, तो tan B का फॉर्मूला होता है लंब बटा भूमि। तो CD अपन BC, तो ये आपका BC हो गया। BC का वैल्यू x है, अब जानते हैं। तो अब देखिए tan B जो है ना, उसके एंगल कितना है, बीटा, तो tan बीटा इज इक्वल टू आपका CD h है, h अपन x। ठीक है, अब देखिए आपको क्या करना है, x का वैल्यू निकालना है, तो x इज इक्वल टू आपका हो जाएगा h अपन tan B। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं 1 अपन tan बीटा, इसके मतलब क्या होता है, ये आपका हो जाता है cot बीटा। ठीक है, देखो ऐसे हम लोग की है, h cot बीटा इधर हो गया, ये आपका सेकेंड इक्वेशन है। ओके, अब देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो इसमें देखो इक्वेशन 1 एंड 2 में अगर हम लोग कंबाइन कर देते हैं, तो पहले इक्वेशन 1 को लिखो tan अल्फा इज इक्वल टू h अपन d प्लस x। ठीक है, तो h इज इक्वल टू हो जाएगा d प्लस x इंटू tan अल्फा। अब देखो x का वैल्यू आपको लिखना है, x का वैल्यू हो जाएगा h cot बीटा, तो x का वैल्यू h cot बीटा आपका इधर हो गया है। अब देखो कैसे कैलकुलेशन करना है, h इज इक्वल टू हो जाएगा d tan अल्फा प्लस h cot बीटा इंटू tan अल्फा। ओके, अब देखो इधर इसके साथ h है, ये वाला पोर्शन आपका उस तरफ ही रहेगा, इक्वल साइन के उस तरफ रहेगा, तो इसको हम लोग इस तरफ लाएंगे, तो h माइनस आपका क्या हो जाएगा, h माइनस h cot बीटा इंटू tan अल्फा। ठीक है, तो आप देखो अगर h को हम लोग कॉमन ले लेते तब क्या हो जाएगा, ये आपका h से 1 कॉमन हो जाएगा, और ये आपका इधर आया था इसीलिए माइनस हुआ था, तो माइनस h अगर निकल जाएगा तो cot b इंटू tan अल्फा आपका हो जाएगा। ओके, और उस तरफ क्या रहेगा, d tan अल्फा रहेगा। अब देखो h इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, d tan अल्फा आपका है, और इधर आप ये जो आपका है ना, ये आपका नीचे चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा। अब देखो इसको कैसे करना है, ये जो आपका d tan अल्फा ऊपर है, ठीक है, और 1 हमको अगर लिखना है तो हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 1 अगर हमको लिखना है तो हम लोग tan अल्फा इंटू cot अल्फा भी अगर हम लोग लिखते हैं ना, तो उसका वैल्यू हो जाता है 1। क्यों हो जाता है, देखो tan अल्फा और cot अल्फा मतलब भी होता है tan 1 बटा tan अल्फा, तो काटने के बाद आपका 1 हो जाता है। तो ऐसे हम लोग इधर लिखेंगे, देखो ऊपर वाला सब सेम है, इधर 1 को हम लोग कैसे लिखे, tan अल्फा इंटू cot अल्फा लिखे, और इधर आपका cot बीटा इंटू tan अल्फा है, तो ऊपर में d tan अल्फा। ठीक है, नीचे देखो हमको कॉमन लेना है tan अल्फा, तो tan अल्फा कॉमन लेने के बाद cot अल्फा माइनस cot बीटा रहेगा, तो एक tan अल्फा ऊपर के और नीचे के tan अल्फा कट जाएगा, तो d अपन cot अल्फा माइनस cot बीटा, ये आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा एफर्ट देने को कुछ नहीं। देखो इधर आपको पहले इस ट्रायंगल के लेना है ACD, और उसके बाद आपको BCD ट्रायंगल को लेना है, उसके बाद दोनों को मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद आपको करना है, इसके लिए आपको थोड़ा सा तो देखो इसमें ट्रिगोनोमेट्री में थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, किसका क्या फॉर्मूला होता है। जैसे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो वैसे आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले देखो मैं न्यूमेरिकल डिस्कशन कर देता हूँ।
अब देखो, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए हिल 100 मीटर हाई, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ ए पोल आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली। व्हाट इज द हाइट ऑफ द पोल? इसमें देखो दो चीज है, एक आपका पोल है, ये वेट कलर चेंज करते सबसे, वेट सबसे पहले देखो, ये आपका क्या है, ये आपका पोल है, ओके, और ये आपका हील है, ये जो एसी है ना ये आपका हील है। हील का हाइट कितना, 100 मीटर हाई बोला, ठीक है। तो इसके चोटी से जब हम लोग पोल के टॉप पोर्शन को देखते हैं तो एंगल कितना होता है, 30 डिग्री होता है। और जब इस हील के चोटी से जब हम लोग पोल के बॉटम पोर्शन या फुट पोर्शन को देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना होता है, 60 डिग्री होता है, ठीक है। तो देखो, जब हम लोग ऊपर से नीचे देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है, जब नीचे से ऊपर देखते हैं एंगल ऑफ इंप्रेशन होता है, ओके। तो देखो, इसमें आपको बोला कि पोल का हाइट कितना हो जाएगा वो आपको निकालना है, सिर्फ इसमें एंगल बोला है और हील का हाइट आपको बोला है। अब देखो इसमें क्या होगा, हियर BD इज इक्वल टू CE, इसमें जो BD और CE दोनों आपका इक्वल होगा, बिल्कुल इक्वल होगा। अब देखो, ये भी आप बोल सकते ED इज इक्वल टू BC, मतलब BC का जितना हाइट होगा ED का भी उतना हाइट होगा। अब देखो कौन सा ट्राइंगल को सबसे पहले लेते हैं, अगर आप ट्राइंगल का हिसाब से देखते हो ट्राइंगल ABD, ठीक है, नहीं सबसे पहले ABD नहीं, मैं गलत बोला, सबसे पहले AEC, ओके। अब देखो tan 60 डिग्री मतलब होता लंब बटा भूमि, AC अपन CE हो गया। तो देखो AC का वैल्यू हमें पता है 100 और tan 60 का वैल्यू पता है √3, तो CE इज इक्वल टू, मतलब ये आपका कितना हो जाएगा, 100 अपन √3 हो गया। तो CE अगर 100 अपन √3 तो BD भी आपका 100 अपन √3 होगा, उसका वैल्यू सेम होगा। तो अब देखो, अब लेना है ट्राइंगल ADB, ट्राइंगल ADB, ठीक है। इसमें tan 30 इज इक्वल टू हो जाएगा AB अपन BD, तो AB का वैल्यू आपको पता नहीं, अगर इधर से इधर BC अगर आपका H होता है और टोटल AC अगर आपका 100 होता है तो ये आपका क्या हो जाएगा AB, तो ये आपका 100 से आपका सिर्फ BC माइनस हो जाएगा, तो 100 माइनस BC का वैल्यू H है, तो H माइनस कर देंगे तो AB का वैल्यू आ जाएगा। तो AB का वैल्यू 100 माइनस H, और BD का वैल्यू आप जानते हैं BD का वैल्यू हो जाएगा EC का वैल्यू का जैसा, तो ये आपका 100 अपन √3 हो गया, और tan 30 का वैल्यू होता है 1 अपन √3। तो इसको अगर आप कैलकुलेशन करते हैं ना, तो देखो कैलकुलेशन करने के बाद, टोटल चीज कैलकुलेशन करने के बाद H इज इक्वल टू आ जाएगा 66.67 मीटर। H अगर आ गया मतलब BC आ गया, BC आ गया मतलब आपका CD का वैल्यू भी आपका आ गया, तो CD का वैल्यू कितना होगा, CD का वैल्यू इसमें 66.67 बोला है। तो CD इज इक्वल टू आपका क्या है, सॉरी CD नहीं, ये आपका ED इज इक्वल टू क्या है, ED इज इक्वल टू होता है पोल हाइट, तो हाँ पोल की हाइट कितना हो जाएगा 66.67 मीटर। समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, 3 मेजरिंग जार्स हैव द कैपेबिलिटीज ऑफ 15 ml, 50 ml and 30 ml. What is the least capacity which can be perfectly measured by any of the measuring jars? इसमें देखिए 3 मापने वाले जार की क्षमता 15 मिली, 50 मिली और 30 मिली है। न्यूनतम क्षमता क्या है जो किसी भी दिए गई मापने वाली जार द्वारा पूरी तरह से मापी जा सकती है? जब भी देखिए एक चीज आपको बता देता हूं, जब भी बोलेगा व्हाट इज द लीस्ट कैपेसिटी या व्हाट इज द लोएस्ट कैपेसिटी, जब कम के बारे में पूछेगा तो आपको एलसीएम करना पड़ेगा। जब आपको बोलेगा हाईएस्ट कैपेसिटी या मैक्सिमम कैपेसिटी तब आपको HCF करना पड़ेगा, ठीक है। तो लीस्ट कैपेसिटी बोला है तो आंख बंद करके आप इसका एलसीएम कर लीजिए। तो एलसीएम ऑफ 15 ml, 50 ml एंड 30 ml, तो ये आप एलसीएम कर लीजिए। एलसीएम करने के बाद देखिए सबसे पहले एलसीएम आपको छोटे से चलाना होता है, जो छोटे से एटलीस्ट 2 संख्या चल जाए, तो 2 से चलेगा, उसके बाद 3, उसके बाद 5, तो देखो ये रहेगा। तो एलसीएम इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 2 × 3, 2 × 3 × 5 × 5, तो ये आपका 150 ml आ जाएगा। तो आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा 150 ml। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए हॉल इज 15 मीटर लॉन्ग एंड 12 मीटर ब्रॉड
if the sum of areas of floor and ceiling is equal to the sum of area of 4 walls, then the volume of the hall in मीटर क्यूब इज। देखिए मैं आपको बताता हूं, एक घर है या किसी भी एक रूम मान लीजिए, रूम के फ्लोर मतलब मेजे, और उसके जो रूफ होते हैं उसको क्या बोल रहे हैं, फ्लोर एंड सीलिंग या रूफ जो होते हैं, छत जो होते हैं, तो दोनों का एरिया अगर हम लोग ऐड करते हैं वो किसका इक्वल होता है, घर के 4 दीवार की एरिया के समान होते हैं। ठीक है, सोचिए मैं आपको बता देता हूं, एक रूम बना देता हूं। ठीक है, देखिए ऐसे ऐसे होता है ना। ठीक है, तो ये देखो इसके जो फ्लोर होता है और इसके जो सीलिंग होता है, दोनों का एरिया, फ्लोर और सीलिंग का एरिया जोड़ के जो वैल्यू होता है उस किसके साथ इक्वल होता है, इसके जो घर के जो 4 दीवार होता है ना, 1 2 3 और 4 दीवार होते हैं, उसके एरिया के बराबर होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इसमें आपको जानना है फ्लोर का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। फ्लोर का एरिया, तो फ्लोर आपका ऐसा होता है, फ्लोर आपका रेक्टेंगुलर शेप का होता है, उसमें बोला 15 मीटर लॉन्ग और 12 मीटर आपको ब्रॉड बोला है, तो फ्लोर का एरिया कितना हो जाएगा, तो रेक्टेंगुलर का एरिया कितना होता है, 15 इंटू 12 हो जाएगा। जो फ्लोर का साइज होता है, सीलिंग का तो वही सेम साइज होगा, तो फ्लोर का एरिया अगर आपका 15 इंटू 12 होता है तो सीलिंग का भी एरिया आपका 15 इंटू 12 हो जाएगा। तो आप देखिए ऐसे हम लोग लिख दिए कि ये आपका फ्लोर का एरिया अगर इतना होगा तो सीलिंग का भी एरिया आपका इतना हो जाएगा, मतलब 2 इंटू 15 इंटू 12। ठीक है, पहले हो गया, इज इक्वल टू घर के 4 दीवार की एरिया का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ आपका 15, ब्रेथ आपका 12 और हाइट आपको निकालना है। तो इसमें तो सबसे पहले आपको हाइट निकालना है, हाइट निकालने के बाद ही आप घर के वॉल्यूम निकाल सकते हो, टोटल घर के वॉल्यूम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप देखिए ये आपका कितना हो जाएगा, 15 और 12 अगर आप करते हैं ना तो 180 आपका आ जाएगा। तो 180 आपका फ्लोर का अगर आता है तो ऊपर में 180 एरिया हो जाएगा, तो टोटल फ्लोर और सीलिंग का एरिया आपका कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा, और 4 दीवार की एरिया आपका इतना हो जाएगा। तो एज का वैल्यू कितना आ गया, 20/3 आ गया। ठीक है, तो देखो वॉल्यूम ऑफ द हॉल, तो हॉल के वॉल्यूम या इस रूम के वॉल्यूम जब आपको निकालना तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट करना है। तो लेंथ 15, ब्रेथ 12 और हाइट आपका 20/3। कैलकुलेशन करने के बाद 1200 मीटर क्यूब में आपको निकालना था। इसका भी वैल्यू मीटर, इसका भी वैल्यू मीटर और इसका भी वैल्यू मीटर, तो तीनों को मल्टीपल करने के बाद मीटर क्यूब हो जाएगा। तो 1200 मीटर क्यूब इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेट, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 54 नंबर। व्हाट इज द वेट ऑफ वाटर कंटेन्ड इन ए कॉनिकल वेसल व्हिच इज 21 सेंटीमीटर डीप एंड 16 सेंटीमीटर इन डायमीटर। देखिए जब भी आपको वेट निकालने के लिए बोलेगा तो वेट आप तभी निकाल सकते जब आपको वॉल्यूम पता होगा। ठीक है, तो कौन से किसी भी विजल है, कौन से विजल है, तो कौन से ऐसे अगर आपका विजल है तो उसका एरिया का फॉर्मूला, सॉरी उसके वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो देखिए पाई का वैल्यू आप जानते हैं 22/7 और आर इसमें आपको बोल रहा है डायमीटर 16, मतलब आर आपका क्या हो जाएगा 16/2 या आप 8 डायरेक्टली बोल सकते हैं। तो देखिए ये आपका हो गया 16/2, आर स्क्वायर बोला इसीलिए 16/2, और हाइट मतलब डीप दे दिया, ये आपका हाइट होता है, तो ये आपका कितना है 21। तो ये आपका वॉल्यूम इतना आ गया, इतना सेंटीमीटर क्यूब आ गया। तो आपको वेट निकालना है। ठीक है, उसमें कितना किलो पानी उसमें हम लोग रख सकते हैं इस कंटेनर में। तो देखिए 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू होता है 1 kg, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल होता है 1/1000 kg। तो 1408 ये जो आपका वॉल्यूम आ गया, इतना सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अपन 1000, तो ये आपका 1.408 kg इसका वेट आ जाएगा। ठीक है, निकालना आप सीख रहे। ओके, देखिए स्फेरिकल बॉल ऑफ लीड 3 सेंटीमीटर इन डायमीटर
is melted and recast into 3 spherical balls. The diameter of 2 of these are 1.5 centimeter and 2 centimeter. What is the diameter of the third ball? देखिए स्पेयर शेप आप जानते हैं, स्पेयर शेप नहीं जानते तो फुटबॉल आप सब देखे हैं। फुटबॉल का जो शेप है इसे हम लोग स्पेयर शेप कहते हैं। ठीक है, तो एक स्पेयर शेप का वर्कपीस है, ठीक है, जिसके डायमीटर कितना है, डायमीटर 3 सेंटीमीटर बोल है। ओके, इसको हम लोग पिघलाएंगे और पिघला के हम लोग इससे 3 स्पेयर बॉल बनाएंगे। मतलब पहले एक स्पेरिकल बॉल था जिसका डायमीटर था 3 सेंटीमीटर, उसको हम लोग पिघला के फिर से हम लोग उसी से 3 स्पेयर बॉल बनाएंगे, जिसमें से देखिए 2 का डायमीटर बोला है, 2 स्पेयर बॉल का डायमीटर, एक का है 1.5 सेंटीमीटर और एक स्पेयर बॉल का डायमीटर 2 सेंटीमीटर। तो तीसरा बॉल का या तीसरा स्पेरिकल बॉल का डायमीटर क्या हो जाएगा वो आपको निकालना है। ठीक है, तो देखिए जब भी ऐसे बोलेगा ना, आपको ऐसे भी बोल सकते, स्पेयर से बोला, कभी आपको बोलेगा कोन से बोलेगा, एक कोन शेप वर्कपीस है उसको पिघला कर हम लोग सिलिंड्रिकल शेप बनाएंगे, या किसी सिलिंड्रिकल वर्कपीस है उसको पिघला कर हम लोग 3 सिलिंड्रिकल वर्कपीस बनाएंगे। तो ये सब पिघला के फिर से जब रिकास्ट करना होगा, बनाना होगा, तो इसके लिए आपको सबसे पहले निकालना है वॉल्यूम। वॉल्यूम निकालने के लिए आपको इक्वल कर देना, मतलब जो पहले भी वॉल्यूम था उसको फिर अलग अलग शेप में बनाया है, या पहले एक शेप था उसको पिघला के अलग 3-4 ठो वर्कपीस बनाया है, तो वॉल्यूम हमेशा इक्वल होगा। मतलब पहले जो स्पेयर बॉल का वॉल्यूम था ना, वही वॉल्यूम तीनों बॉल का वॉल्यूम का जोड़ते हैं अगर हम लोग तो इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए जो बड़ा बॉल था जिसका डायमीटर था 3 सेंटीमीटर, ठीक है, तो उसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्पेयर का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम के लिए 4/3 पाई आर क्यूब। तो आर मतलब होता है रेडियस, तो जब आपको डायमीटर दिया है तो 3, तो ये आपका 3/2 हो जाएगा आपका रेडियस, तो ये आपका आर क्यूब हो गया। तो ये देखिए वॉल्यूम आपको इक्वल करना पड़ेगा, ये जो आपका टोटल वॉल्यूम था उससे हम लोग 3 बॉल को बना रहे हैं, तो तीनों बॉल के अगर वॉल्यूम को जोड़ते हैं ना तो इसके इक्वल होगा। ओके, समझ आ रहा है ना, मैं हर एक चीज आपको समझाऊंगा, मैथ है कुछ साइंस है, जितना हो सके मेरे से मैं उतना आप लोगों को समझाऊंगा। देखिए जो पहला बॉल है उसका डायमीटर आपको कितना बोला, 1.5 सेंटीमीटर बोला। 1.5 सेंटीमीटर को हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 3/2 ऐसे लिख सकते हैं, तो ये आपका डायमीटर है। तो इसके अगर आपको रेडियस निकालना है तो इसको 2 से और आपको क्या करना है, आधा करना है, तो 3/2 आपका पहले था तो आपको आधा और करना है तो 3/4 आपका हो जाएगा। ठीक है, या डायरेक्टली आप ऐसे भी कर सकते हो 1.2 सेंटीमीटर अपन 2 तर होल क्यूब, क्योंकि इधर आर का वैल्यू आपको लिखना है रेडियस का। इधर देखिए सेकेंड बॉल का 4/3 पाई आर क्यूब, तो इधर आपका 2 सेंटीमीटर डायमीटर है तो आर आपका 1 हो जाएगा। तो इधर देखिए 4/3 आर क्यूब, ये जो आपका आर है ना, इस आर का वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा। तो तीनों को सबसे पहले देख लीजिए, इसके बाद 4/3 पाई आपको कॉमन लेना है, तो ये आपका रहेगा, ये रहेगा और ये रहेगा, तो ये आपका वैल्यू कितना देगा 27/64 प्लस 1 प्लस आर क्यूब। इधर आप देखिए 4/3 पाई कॉमन ले लीजिए, तो इधर देखिए ये आपका कट जाएगा 4/3 पाई और 4/3 पाई आपका कट जाएगा, तो इधर ए रहेगा, इधर ए बचेगा, इधर ए बचेगा। ठीक है, तो आर क्यूब इजिकल टू आपका क्या हो जाएगा 27/8 माइनस 27/64 माइनस 1, क्योंकि ये इधर आएगा तब, तो आर क्यूब इजिकल टू आपका लगभग इतना आएगा। तो आर इजिकल टू आपका क्या हो जाएगा, तो देखिए ये आपका आ जाएगा, मतलब इसमें देखो 5 × 5 × 5, तो उसमें से आपका क्यूब है ना, अगर स्क्वायर होता तो 2 5 से आपका 1 5 निकल जाता बाहर, स्क्वायर रूट से निकल जाता, लेकिन क्यूब है इसलिए 3 5 से एक आपका 5 निकलेगा। और इधर आपका देखिए 4 × 4 × 4 ये आपका 64 होता है, तो टोटल 3 4 है, इसलिए 1 4 आपका निकल गया, तो आर का वैल्यू आ गया 5/4। ठीक है, तो आप देखिए रेडियस आ गया, तो तीसरा बॉल का डायमीटर निकालने के लिए आपका क्या हो जाएगा, डायमीटर ऑफ थर्ड बॉल, तो इससे ये आपका रेडियस हो गया, रेडियस इंटू अगर 2 कर देते हैं तो ये आपका कितना हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा, तो 2.5 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ आ गया, तो तीसरा बॉल का डायमीटर कितना हो जाएगा, 2.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखिए द डायमेंशन ऑफ ए क्यूबॉइड आर 7 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर। The total surface area is
किसी भी क्यूबॉइड है, किसी भी क्यूबॉइड है, ठीक है, किसी भी ऐसे क्यूबॉइड वर्कपीस है, क्यूबॉइड वर्कपीस है, तो इसमें आपको क्या बोला है, उसके डायमेंशन है 7 इंटू 11 इंटू 13 सेंटीमीटर, तो उसके टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस लेंथ इंटू हाइट प्लस ब्रेथ इंटू हाइट। तो इधर देखिए 2, इधर आपको सब वैल्यू आपको पुट कर देना है। पुट करने के बाद ब्रैकेट में देखो इतना आ गया, तो ये आपका टोटल 311, तो मल्टीपल करने के बाद तो टोटल 622, ये आपका कितना हो जाएगा? सेंटीमीटर। तो सरफेस एरिया निकालना तो सेंटीमीटर स्क्वायर राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। तो टोटल जब भी देखिए क्यूबॉइड का सरफेस एरिया निकालने के लिए बोलेगा, तब आपको क्या करना है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट आपको करना है। तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट दे दी है, तो उस हिसाब से इस फॉर्मूला आपको याद रखना है। 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस लेंथ इंटू हाइट प्लस ब्रेथ इंटू हाइट। ओके, समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन ए में जितना भी मैथ था वो कंप्लीट हो गया, लगभग 12 से 13 मैथ था, कंप्लीट हो गया। अब सेक्शन बी जिसमें 30 क्वेश्चन आपको पूछा जाता है नॉन टेक्निकल का, तो इसमें 3 मैथ है। तो 3 मैथ का सबसे पहले डिस्कशन करता हूं, उसके बाद टेक्निकल का जो भी एमसीक्यू बाकी है और नॉन टेक का जो भी एमसीक्यू वो सब डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। इन एन एग्जामिनेशन आउट ऑफ 480 स्टूडेंट 85% ऑफ द गर्ल्स एंड 70% ऑफ द बॉयज पास्ड। इसमें बोला है टोटल कितना स्टूडेंट है? 480 स्टूडेंट है एग्जामिनेशन में। इसमें बोला है गर्ल्स जितना भी था उसके 85% पास हुए हैं और बॉयज जितना भी था उसके 70% पास हुए हैं। ओके, हाउ मेनी बॉयज अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन? तो एग्जामिनेशन में बॉयज का संख्या कितना था, जबकि टोटल पास परसेंटेज आपको बोला है 75%। बॉयज के लिए अलग पास परसेंटेज, गर्ल्स के लिए अलग पास परसेंटेज, और टोटल जितना भी बॉयज था उसका पास परसेंटेज कितना बोला है? 75%। तो आपको निकालना है कि एग्जाम में टोटल कितना बॉयज था। ओके, देखिए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन एग्जामिनेशन 480, इसमें से पास कितना की है? 75%। तो 75% स्टूडेंट पास, तो इसमें 360 आ गए हैं, तो इतना स्टूडेंट पास हुए। फेल कितना हुआ है? 120, वो आपको जानना नहीं। अब देखिए नंबर ऑफ बॉयज, अगर हम मान लेते x कि एग्जाम में टोटल x बॉयज था और टोटल बॉयज प्लस गर्ल्स मिला के कितना बोला? 480। तो गर्ल्स का संख्या कितना हो जाएगा? 480 माइनस x। सोचिए टोटल एक क्लास में 200 स्टूडेंट था, उसमें से 50 अगर बॉयज होता है तो गर्ल्स कितना हो जाएगा? 200 माइनस 50। तो वैसे ही जो जितना स्टूडेंट है बॉयज का संख्या अगर माइनस कर देते तो गर्ल्स का संख्या आ जाएगा। तो 480 माइनस x आ गया। ओके, अब देखिए टोटल पास कितना स्टूडेंट के? 360। तो इसमें बोला है बॉयज का जितना भी संख्या था उसके 70% पास हुए हैं और प्लस जितना भी गर्ल्स था उसके 85% पास हुए हैं। तो बॉयज पास स्टूडेंट इधर है और गर्ल्स पास स्टूडेंट इधर है, तो दोनों को मिला के तो 360 हो रहा है, ठीक है। तो ये आपको इक्वेशन करना है। इधर देखिए आपका 70x/100, इधर आप कैलकुलेट करते तो 40,800 माइनस 85x, तो इधर एलसीएम करने के बाद आपका जो 100 होगा इधर आपका मल्टीपल हो जाएगा। तो 70x प्लस 40,800 माइनस 85x, तो कैलकुलेशन करने के बाद x का वैल्यू आ जाएगा 320। तो x हम लोग किस चीज को माना था? नंबर ऑफ बॉयज इन एग्जामिनेशन x। तो x का वैल्यू आपका कितना आ गया? 320। तो एग्जामिनेशन में आउट ऑफ 480 स्टूडेंट बॉयज कितना था? 320 बॉयज था और गर्ल्स कितना था? 160। तब गर्ल्स हो जाएगा। समझ आ गया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बाय सेलिंग ए हार्ड डिस्क फॉर ₹475 ए पार्सल लॉसेस 5%। टू गेट ए गेन ऑफ 5% ही शुड सेल द हार्ड डिस्क फॉर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस एग्जाम में वैसे ही क्वेश्चन पूछा है जो कॉमन क्वेश्चन होता है। तो देखिए ये सब क्वेश्चन में हमेशा जितना भी मेरा टेस्ट होते हैं ना, एग्जाम से पहले टेस्ट सीरीज में लॉन्च करता हूँ, ये सब क्वेश्चन में ऐड करता हूँ। ये सब कॉमन क्वेश्चन है। देखिए किसी ने 475 रुपये में उसके हार्ड डिस्क को बेचने पर उसके 5% का लॉस हुआ है, ठीक है। मतलब सोचिए कि उसका हार्ड डिस्क का प्राइस था 100 रुपीज, वो बेच दिया है
5% लॉस में, मतलब 5% लॉस में उसको बेच दिया, तो 95% बराबर कितना हो रहा है, 475 रुपीज हो रहा है। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, इसमें बोला है कि उसको अगर 5% के प्रॉफिट रखना है, तो ऐसे ही देखो हमने 100 रुपये में एग्जाम्पल देकर समझा रहा था। 100 रुपये में मेरा क्रय मूल्य है, ठीक है, मैं 100 रुपये में खरीदा हूं, ठीक है, और जब मैं बेच रहा हूं 5 रुपया कम में, तो वो हमारा लॉस हो रहा है। और अगर हमें 5 रुपया प्रॉफिट करना है तो कितने में बेचना है, तो मैंने 100 रुपया में खरीदा था, तो 5 रुपया प्रॉफिट रखना है, तो हमको 105 में बेचना है। तो देखो 105% इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये कैलकुलेट करने के बाद 525 रुपये में। तो देखो जो चीज 475 रुपये में बेचने पर 5% का उसमें नुकसान हुआ था, उसी को अगर हम लोग 525 रुपये में बेचते हो तो 5% उसको प्रॉफिट होता है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे मैं आपको समझाया हूं, ये आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, द एवरेज एज ऑफ ऑल द स्टूडेंट ऑफ ए क्लास इज 16 ईयर्स। किसी भी क्लासरूम में जितना भी स्टूडेंट्स है उसके आयु की औसत 16 ईयर्स है। द एवरेज एज ऑफ ऑल द बॉयज इज 21 ईयर्स। जितना भी बॉयज है उसके आयु की औसत 21 ईयर्स है, और जितना भी गर्ल्स है उसके आयु की औसत 12 ईयर्स है। क्लासरूम में कितना गर्ल्स है वो आपको बोला है। द नंबर ऑफ गर्ल्स इन ए क्लास इज 10। तो क्लासरूम में टोटल 10 गर्ल्स है। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज। तो बॉयज की संख्या आपको निकालना है, ठीक है। देखिए 10 गर्ल्स ऑफ एवरेज एज, 10 गर्ल्स के आयु की औसत कितना बोला है, 12 ईयर्स बोला है। देखिए इसमें आपको बोला था ना, वेट, इसमें आपको बोला था 12 ईयर्स है, ठीक है। तो सो द टोटल वैल्यू ऑफ द गर्ल्स एज, तो गर्ल्स के टोटल एज कितना हो जाएगा। इसमें देखो 10 गर्ल्स है और इसकी एज 12 ईयर्स है, तो टोटल 10 गर्ल्स के आयु कितना हो जाएगा, 120 ईयर्स हो जाएगा। लेट द नंबर ऑफ बॉयज, तो टोटल देखिए नंबर ऑफ बॉयज हम लोग n लिखते हैं, ठीक है। और उसके एज की एवरेज कितने दिया है, 21 ईयर्स दिया है। तो देखिए एवरेज एज ऑफ बॉयज 21 ईयर्स आपको दिया है, ओके। तो टोटल वैल्यू ऑफ बॉयज एज, तो बॉयज एज का टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा, टोटल देखिए ये आपका एवरेज एज है और ये टोटल नंबर ऑफ बॉयज है, टोटल ये आपका 21 n हो जाएगा, ठीक है। देखिए टोटल नंबर ऑफ बॉयज प्लस गर्ल्स, गर्ल्स की संख्या आपको पता है 10 और बॉयज की संख्या कितना है, n है। तो टोटल नंबर ऑफ बॉयज प्लस गर्ल्स हो जाएगा 10 प्लस n, बिल्कुल। एवरेज एज ऑफ ऑल स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट बॉयज और गर्ल्स हम लोग मिला दे रहे हैं, मतलब आपका ऑल स्टूडेंट हो गए, उसके एज के एवरेज कितना बोला था, 16 ईयर्स बोला था। तो एवरेज एज ऑफ ऑल स्टूडेंट 16 ईयर्स। तो टोटल वैल्यू ऑफ या टोटल वैल्यू ऑफ या टोटल एज वैल्यू ऑफ ऑल स्टूडेंट, तो ऑल स्टूडेंट का टोटल एज का वैल्यू कितना हो जाएगा। तो देखो ये आपका एवरेज दिया है और ये आपका टोटल स्टूडेंट है, तो एवरेज इनटू आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट करना है। तो ये आपका क्लासरूम में जितना भी देखो स्टूडेंट है उसके एज आ गया है, ठीक है। अब इक्वेशन देख लो, क्लासरूम में जितना भी स्टूडेंट है उसके टोटल एज इतना है, वो आप लिखिए किसका साथ इक्वल हो जाएगा, गर्ल्स की जितना एज है, गर्ल्स की टोटल एज इतना है और बॉयज की टोटल एज इतनी है। तो हम लोग गर्ल्स की एज प्लस बॉयज की टोटल एज जोड़ते हैं, इसके साथ हम लोग इक्वल कर देंगे। तो n का वैल्यू आपका 8 आ जाएगा। तो n हम लोग क्या लिखे थे, नंबर ऑफ बॉयज इन क्लास n, तो n मतलब ये आपका क्या हो जाएगा 8। तो क्लासरूम में बॉयज की संख्या कितना है, बॉयज की संख्या है 8, ठीक है। तो ये आपका 8 राइट आंसर हो जाएगा। समझ आ गया, ये आपका टोटल जो भी मैथ का क्वेश्चन था कंप्लीट हो गया। अब कुछ जो टेक्निकल का क्वेश्चन बाकी है वो सबसे पहले डिस्कस करते हैं, उसके बाद नॉन टेक्निकल क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो 42, 43, अब 44 का डिस्कस करते हैं, ठीक है।
द इंक्लूडेड एंगल बिटवीन फ्लैंक्स ऑफ मेट्रिक थ्रेड इज, मेट्रिक थ्रेड के फ्लैंक के बीच कोण कितना होता है? तो मेट्रिक थ्रेड का जो थ्रेड एंगल होता है वो होता है 60 डिग्री। तो BSW थ्रेड का होता है 55 डिग्री, BSP थ्रेड का भी एंगल होता है 55 डिग्री। ओके, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 60 डिग्री। अगर आपको डेप्थ पूछता तो डेप्थ हो जाता 0.6134 इंटू पिच, मेट्रिक थ्रेड के लिए बोल रहा हूं। ओके, देखो फ्रॉम द टॉप ऑफ ए हिल 100 मीटर हाई, तो ये भी 45 नंबर क्वेश्चन में डिस्कस कर दिया हूं। 46 नंबर क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टूल, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा एक उपकरण नहीं होता है? देखो कर्व फाइल होता है, हार्ड हैंड फाइल होता है, फ्लैट फाइल भी होता है और बॉक्स फाइल। तो देखो बॉक्स फाइल बोल के कोई भी फाइल नहीं होता है, स्क्वायर फाइल होता है लेकिन बॉक्स फाइल नहीं होता, इसीलिए बॉक्स फाइल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, हैंड फाइल और फ्लैट फाइल का क्रॉस सेक्शन कैसा होता है? रेक्टेंगुलर होता है। हैंड फाइल को हम लोग सेफ एज फाइल कहते हैं और ये टोटली उसके एज बराबर पैरेलल होते हैं, लेकिन जो फ्लैट फाइल होते हैं उसके लंबाई में 2/3 पैरेलल होते हैं और 1/3 लंबाई में वो टेपर होता है। द साइज ऑफ एन इंजीनियर्स वाइज इज स्पेसिफाइड अकॉर्डिंग टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, इंजीनियर वाइज का आकार किसके अनुसार निर्दिष्ट किया जाता है? इंजीनियर वाइज, जिसे हम लोग बेंच वाइज कहते हैं। ठीक है, तो इसके साइज हम लोग लेते हैं विद ऑफ जॉ, मतलब जॉ की चौड़ाई या जबड़े की चौड़ाई से हम लोग इंजीनियर वाइज का साइज को ले सकते हैं। ठीक है, जैसे देखिए बेंच वाइज, पिन वाइज, लेग वाइज, टूल मेकर वाइज, मशीन वाइज, पाइप वाइज, काफी सारा वाइज होता है। जो एनसीएल के कोर्स में लॉन्च करने जा रहा हूँ उसमें जो भी थ्योरी है, जिस चैप्टर को भी मैंने पढ़ाया हूँ उसमें डिटेल में गया हूँ। अब माइक्रोमीटर है, माइक्रोमीटर आप नॉर्मली आउटसाइड इनसाइड डेप्थ माइक्रोमीटर यही सब पढ़ते हैं, लगभग उससे भी ज्यादा 7 से 8 टाइप ऑफ एक्स्ट्रा माइक्रोमीटर के बारे में बताया, क्योंकि कभी भी और किसी भी जगह से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 48 नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज्ड टू पुल हेवी लोड्स अलोंग द ग्राउंड, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण जमीन के ऊपर भारी भार खींचने के लिए उपयोग किया जाता है? तो जमीन के ऊपर भारी भार जब आपको हॉरिजॉन्टली खींचना पड़ेगा तो तब आपको विंचेस का यूज करना पड़ेगा। विंचेस होता क्या है? एक मशीन टाइप होता है, उसमें देखना ऐसे एक रॉड जैसा रहता है, उसमें तार रहता है या केबल रहता है, जिससे हम लोग भारी लोड हॉरिजॉन्टली रखा है तो हॉरिजॉन्टली उसको अगर भारी लोड को पुल करना है, खींचना है, तो तब हम लोग विंचेस का यूज करते हैं। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 49, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज्ड फॉर टेपर टर्निंग, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा विधि हम लोग टेपर टर्निंग के लिए यूज नहीं करते? तो देखिए कंपाउंड रेस्ट मेथड भी हम लोग यूज करते हैं, फॉर्म टूल मेथड भी यूज करते हैं, टेल स्टॉक ऑफसेट मेथड भी हम लोग टेपर टर्निंग के लिए यूज करते हैं। ओके, और एक मेथड भी होता है जैसे टेपर टर्निंग अटैचमेंट मेथड, वो भी होता है, तो वो आपका ऑप्शन में नहीं है, लेकिन तीनों मेथड हम लोग टेपर टर्निंग के लिए यूज करते हैं, इसलिए ऑल ऑफ द कैन नॉट बी यूज्ड फॉर टेपर टर्निंग, तो ये तो सब हम लोग टेपर टर्निंग के लिए यूज कर सकते हैं, तो नॉन ऑफ दिस अबव ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, इस क्वेश्चन को डिस्कस करना मैं भूल गया हूं, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखा देता हूं कि कैसे आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 51, टाइपिकल लोकेटिंग डिवाइस यूज्ड एज जिग एंड फिक्सर फॉर सिलिंड्रिकल जॉब, सिलिंड्रिकल जॉब के लिए जिग्स और फिक्सर के रूप में उपयोग किए जाने वाली विशिष्ट लोकेटिंग डिवाइस क्या होता है? जब भी सिलिंड्रिकल जॉब के ऊपर मार्किंग करना पड़ेगा, मैशनिंग करना पड़ेगा, तो उसको किस लोकेटिंग डिवाइस का ऊपर रखा जाता है? तो परफेक्टली रखने के लिए हमें वी ब्लॉक का यूज करना होता है, जिसका इंक्लूडेड एंगल होता है 90 डिग्री और इसका 2 ग्रेड होता है, ए और बी। ए ग्रेड वी ब्लॉक आपका टूल रूम पर्पस के लिए, बी ग्रेड वी ब्लॉक आपका वर्कशॉप पर्पस के लिए। ए ग्रेड वी ब्लॉक का लंबाई होता है 100 मिलीमीटर और बी ग्रेड वी ब्लॉक का लंबाई होता है 300 मिलीमीटर। देखिए 52 नंबर क्वेश्चन डिस्कस हो गया, 53 नंबर क्वेश्चन डिस्कस हो गया, 54 नंबर क्वेश्चन डिस्कस हो गया। आप ही चेक कर लीजिए, ऑलरेडी सब डिस्कस मैं कर दिया हूँ। 55 डिस्कस किया हूँ, 56 डिस्कस किया हूँ, 57 अब डिस्कस करना पड़ेगा।
व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर के एसआई यूनिट मतलब तापमान की एसआई इकाई क्या होता है, ये आपका हो जाएगा केल्विन। ठीक है, हीट का अगर एसआई यूनिट पूछता तब आपका राइट आंसर हो जाता जूल। क्वेश्चन नंबर 58, हाई कार्बन स्टील आर मशीन यूजिंग टूल्स हैविंग, उच्च कार्बन स्टील ऐसे उपकरण का उपयोग करके मैशीनीकृत किए जाते हैं जिनका देखिए जब आपको हाई कार्बन स्टील के मैशीनिंग करना पड़ेगा तो इसके लिए जो भी टूल आप यूज करते हो उसमें कौन सा रेक्टेंगल होना चाहिए, हाई कार्बन स्टील। इसमें कार्बन परसेंटेज 0.75% से 1.5% तक होता है। नाम सुन के आपको पता चल रहा है इसमें कार्बन परसेंटेज ज्यादा होता है, तो जब कार्बन परसेंटेज ज्यादा होगा हमेशा वो हार्ड होगा, तो हार्ड मटेरियल को काटने के लिए हमेशा हमें नेगेटिव रेक्टेंगल यूज करना पड़ेगा। तो हाई कार्बन स्टील जैसा हार्ड मटेरियल को काटने के लिए हमें सीमेंटेड कार्बाइड टूल का यूज करना पड़ेगा, इसमें नेगेटिव रेक्टेंगल होना चाहिए। ओके, देखिए इसमें 59 नंबर क्वेश्चन में एक न्यूमेरिकल पूछे, टेक्निकल न्यूमेरिकल, जैसे आप लोगों के कोर्स के साथ में ऐड ऑलरेडी किया हूँ, उसमें कुछ चैप्टर्स बाकी है, कुछ वीडियोस अपलोड करना बाकी है, इसीलिए मैं अभी थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ मंगलवार तक। उसमें टेक्निकल न्यूमेरिकल आपको एक सेक्शन मिलेगा जिसमें टेक्निकल से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल पूछा जाता है वो सब उसमें ऑलरेडी है। इफ द कटिंग स्पीड इज 20 मीटर पर मिनट, व्हाट इज द रोटेशनल स्पीड रिक्वायर्ड फॉर ए 20 मिलीमीटर ड्रिल बिट। तो रोटेशनल स्पीड बोला मतलब आपको आरपीएम निकालना पड़ेगा। आप जानते हैं कटिंग स्पीड इज इक्वल टू पाई डी एन अपन 1000, एन मतलब होता है आरपीएम, तो एन इज इक्वल टू आपका हो जाएगा सी एस इंटू 1000 अपन पाई डी। तो इसका वैल्यू आप निकाल सकते हैं ना आराम से, इसका शायद वैल्यू 320 आने वाला है। आप फॉर्मूला में आपको बता दे हूं, कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। द पॉइंट एंगल इन जनरल पर्पस ड्रिल बिट इज, सामान्य प्रयोजन के लिए ड्रिल बिट में बिंदु कोण कितना होता है। तो सामान्य पर्पस के लिए जो ड्रिल बिट होता है उसका पॉइंट एंगल होता है 118 डिग्री। ओके, इसका लीप एंगल होता है 59 डिग्री, चीजेल एज एंगल होता है 59 डिग्री, सॉरी 55 डिग्री, लीप एंगल 59 डिग्री, चीजेल एज एंगल 55 डिग्री, और हेलिक्स एंगल होता है या डेक एंगल होता है 27.5 डिग्री। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, इन ए ग्राइंडिंग व्हील 51A 46L 13B। इसमें देखिए ग्राइंडिंग व्हील का स्पेसिफिकेशन आपको बोला है, इसमें 13 और B क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। इस क्वेश्चन पर गलती था, जब ऑब्जेक्शन करना था मैं आपको बताया था कि इस क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन कीजिए। इसमें देखिए 51 के मतलब होता है मैन्युफैक्चर सिंबल फॉर एब्रेसिव, मैन्युफैक्चर सिंबल फॉर एब्रेसिव, ये आपका टाइप ऑफ एब्रेसिव, ये आपका ग्रेन साइज, ये आपका ग्रेड, ये आपका स्ट्रक्चर, ये आपका टाइप ऑफ बॉन्ड। बी मतलब रेजोनेंट बॉन्ड, रेजोनेंट बॉन्ड आपको पता चल रहा है, तो देखिए बी मतलब वो आपका रेजोनेंट बॉन्ड, 13 मतलब ये आपका स्ट्रक्चर। तो देखिए 1 से 8 तक होता है डेंस स्ट्रक्चर और 9 से 16 तक होता है ओपन स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसमें देखो 13 आ रहा है मतलब ओपन स्ट्रक्चर होगा। तो देखिए ओपन स्ट्रक्चर इसमें किसी में भी है, ओपन स्ट्रक्चर इसमें किसी में भी नहीं, तो ये आपका ओपन स्ट्रक्चर हो जाएगा और बी फॉर रेजोनेंट बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, मोर स्टैंडर्ड टेपर इज अवेलेबल इन नंबर। मोर स्टैंडर्ड टेपर जो होते हैं इसका इंक्लूडेड एंगल होता है 3 डिग्री, जिसका टेपर रेशियो होता है 1:20। ये किससे कहाँ तक अवेलेबल होता है, MT0 से MT7 तक अवेलेबल होता है, टोटल 8 नंबर में अवेलेबल होता है। तो MT0 से MT7 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए इसमें ड्रिलिंग के लिए या ड्रिल्स के लिए कौन सा मोड स्टैंडर्ड यूज होता है, MT1 से MT5, ये आप याद रखिए ड्रिल्स के लिए। ओके, एक्चुअली मैं थोड़ा सा फास्ट डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि अभी मेरा टाइम हो गया ऑफिस जाने का। कुछ नॉन टेक्निकल का पोर्शन जो है उसमें मैं स्क्रीन रिकॉर्डर में आप लोग के लिए डिस्कशन कर देता हूँ। ओके, नेक्स्ट देख लीजिए, इसमें बोला है इंक्लूडेड एंगल बिटवीन फ्लैंक्स ऑफ एक्मी थ्रेड इज। एक्मी थ्रेड के फ्लैंक के बीच सम्मिलित कोण कितना होता है, तो एक्मी थ्रेड के एंगल होता है 29 डिग्री। और एक्मी थ्रेड एक ट्रेपेजोइडल थ्रेड का टाइप्स होता है। ट्रेपेजोइडल थ्रेड से हम लोग पावर ट्रांसमिशन के टाइम इजीली एंगेज और डिसएंगेज कर सकते हैं इस थ्रेड से। ओके, और लीड स्क्रू में एक्मी थ्रेड का हम लोग यूज करते हैं। देखो 64 नंबर क्वेश्चन, द डायमेंशन ऑफ ए नाट इज एक्सप्रेस्ड बाय या इन द टर्म्स ऑफ। एक नाट के आयाम या उसके डायमेंशन किस
संदर्भ में व्यक्त की जाती है। तो किसी भी नाट के डायमेंशन किससे लिया जाता है? नॉमिनल डायमीटर ऑफ द बोल्ट। बोल्ट के जो नॉमिनल डायमीटर है उसी का हिसाब से तो नाट का साइज लिया जाता है। किसी भी नाट आपको कैसे सिलेक्ट करना है? बोल्ट के नॉमिनल डायमीटर के हिसाब से करना है। सिंपल क्वेश्चन है। 65 नंबर देख लीजिए। द हाफ इंक्लूडेड एंगल ऑफ मोर स्टैंडर्ड टेपर इज। देखिए इसमें बोला है मोर स्टैंडर्ड टेपर के हाफ इंक्लूडेड एंगल कितना होता है? मैंने आपको बोला 3 डिग्री होता है इसका इंक्लूडेड एंगल मोर टेपर का। तो हाफ जब भी पूछा है तो उसके आधा हो जाएगा। 3 डिग्री मतलब मैं आपको बताता हूँ, 1 डिग्री मतलब अगर 60 मिनट होता है, 3 डिग्री मतलब 180 मिनट होता है। इसमें देखिए 1 डिग्री 29 मिनट बोला है, मतलब 60 मिनट प्लस 29 मिनट, मतलब ये आपका कितना हो गया? 89। मतलब ये आप देखिए 90 के आसपास आ गया, 90 मिनट के आसपास हो गया। तो देखिए हो रहा है ना, मोस्ट स्टेपर का आधा ही तो हो रहा है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 डिग्री 29 मिनट। तो मोस्ट स्टेपर के इंक्लूडेड एंगल, हाफ इंक्लूडेड एंगल बोला है, मतलब मोस्ट स्टेपर का एंगल होता है 3 डिग्री, उसके आधा हो जाएगा 1 डिग्री 29 मिनट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66। व्हिच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट GC20A7EP ग्राइंडिंग व्हील? देखिए GC जब भी आपको बोला मतलब ग्रीन सिलिकॉन कार्बाइड, तो आपको ऑप्शन चेक कर लेना किसमें ग्रीन सिलिकॉन कार्बाइड है। इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है। ऑप्शन नंबर बी में है ग्रीन सिलिकॉन कार्बाइड। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ए मतलब देखिए, ए मतलब आपका होता है, सॉरी, ये आपका ग्रेड होता है। तो ग्रेड ए से एच आपका होता है सॉफ्ट। तो इसमें देखो ग्रेड इज सॉफ्ट, ये आपका ग्रेड साइज इज नॉट फाइन, और एब्रेसिव ग्रीन सिलिकॉन कार्बाइड आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर SiC रहता है या नॉर्मली सी रहता है तो आपका सिलिकॉन कार्बाइड को इंडिकेट करता है। 67 नंबर क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर होल्डिंग पाइप ऑफ डायमीटर मोर देन 63 मिलीमीटर एंड अप टू 200 मिलीमीटर? निम्नलिखित में से किसका उपयोग 63 मिलीमीटर से अधिक और 200 मिलीमीटर तक व्यास के पाइप को पकड़ने के लिए किया जाता है? तो देखिए जब डायमीटर, पाइप के डायमीटर 63 मिलीमीटर से ज्यादा और 200 मिलीमीटर तक होता है, तो वैसे पाइप को पकड़ने के लिए चेन पाइप है इसका यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। जब बोलेगा अप टू 63 मिलीमीटर पाइप के डायमीटर को पकड़ने के लिए कौन सा वाइस यूज होगा, तो पाइप वाइस आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, 68 नंबर क्वेश्चन। 45 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मेनी रेडियन? देखिए जनरली 60 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मेनी रेडियन आपको पूछा जाता है। अब 45 डिग्री पूछा तो आप जान लीजिए पाई रेडियन, रेडियन का सिंबल होता है C, इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो इधर आपको क्या बोला, 45 डिग्री इज इक्वल टू बोला है, तो अब 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई C लिखिए। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू अपन 180 और 45 डिग्री इज इक्वल टू आपका हो जाएगा इंटू 45। इसको कैलकुलेट करते हैं तो आ जाएगा पाई अपन 4 आ जाएगा। पाई का वैल्यू होता है 3.14 अपन 4, तो इसको अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो 0.785 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 69 नंबर। लेथ बेड्स आर मेड ऑफ कास्ट आयरन ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन? लेथ बेड निम्नलिखित कारण से कच्चे लोहे से बनाया जाता है। तो देखिए लेथ बेड को कच्चे लोहे से बनाया जाता है क्योंकि कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ज्यादा वो रेजिस्ट कर सकते हैं, सहन कर सकते हैं। ओके, तो देखिए इसमें बोला इट डज नॉट रेजिस्ट कंप्रेसिव लोड, कंप्रेसिव भार का विरोध नहीं कर सकता। तो ये तो गलत है, ये आपका नहीं होगा। इट इज चीप, सस्ते के लिए तो हम लोग बिल्कुल भी ऐसा नहीं करते, हेवी के लिए भी नहीं यूज करते। इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका डैम्पिंग कैपेसिटी ज्यादा होता है, मतलब वो अपने अवस्था को काफी लंबे टाइम तक सही रख सकते, उसमें ऊपर जितना भी कंप्रेसिव लोड आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, काफी लंबे टाइम तक वो अपने स्थिति को बरकरार रख सकता है। 70 नंबर क्वेश्चन, 70 नंबर क्वेश्चन तक आपका टेक्निकल का है, उसके बाद आगे नॉन टेक का क्वेश्चन है। देखिए हाउ मेनी क्यूबिक फीट इन 12 क्यूबिक मीटर अप्रोक्सीमेटली? देखिए बोला है कि 12 घन मीटर में कितने घन फीट होते हैं। ओके, हाउ मेनी क्यूबिक फीट इन 12 क्यूबिक मीटर? तो 1 क्यूबिक मीटर मतलब 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू होता है 35.315 क्यूबिक फीट।
क्यूबिक फीट। ठीक है, तो इधर आपका 12 क्यूबिक मीटर बोला है, ये आपका क्या हो जाएगा 315 इंटू 12। इसको अगर आप कैलकुलेट करते तो लगभग 424 के आसपास आएगा, 424 ये आपका क्यूबिक फीट आ जाएगा। ओके, तो 70 नंबर क्वेश्चन तक डिस्कशन कंप्लीट हो गया। अब देखिए बाकी सेक्शन बी 1 से 30 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस हो गए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 से डिस्कशन करते हैं। तो देखिए इससे जो भी क्वेश्चन है मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग में आप लोगों को बता देता हूँ। मैथ का जो भी सवाल था, टेक्निकल का सवाल था, मैं आपको बोर्ड में, स्मार्ट बोर्ड में आपके ऑन कैमरा सामने आके आपको बता दे हूँ। अभी टाइम हो गया मैं ऑफिस जाने का, ऑफिस जाके बाकी पार्ट में रिकॉर्ड करके आप लोग के लिए वीडियो अपलोड करता हूँ। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ए वोमेन इंट्रोड्यूसेस ए पर्सन एज द सन ऑफ द ब्रदर ऑफ हर मदर, हाउ इज द मैन रिलेटेड टू द वोमेन। एक महिला एक व्यक्ति को अपनी माँ के भाई का बेटा बताती है, महिला से व्यक्ति का संबंध क्या है। देखिए ये जो वोमेन है वो बोल रही है कि उसके माँ की भाई का बेटा, भाई का जो बेटा है उसके साथ संबंध क्या होता है, तो वो उसके काजिन्स होते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। जब भी ऐसे आपको ब्लड रिलेशनशिप से क्वेश्चन देगा तो आपको थोड़ा सा अपने फैमिली में जो भी आपको कंडीशन दिया जा रहा है उस हिसाब से फैमिली का बारे में आपको सोच लेना चाहिए, तभी आप इस चीज़ को आराम से इजीली कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, Which of the following is not covered under the ऑपरेशन ग्रीन मिशन। निम्नलिखित में से क्या ऑपरेशन ग्रीन मिशन में सम्मिलित नहीं किया गया है। तो देखिए ऑपरेशन ग्रीन मिशन में ऑनियन होता है, पोटैटो होता है और टमाटो होता है, लेकिन जिंजर नहीं होता, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, Which of the following is a wildlife sanctuary इन मध्य प्रदेश। मतलब निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश में एक वन्यजीव अभयारण्य है। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मध्य प्रदेश में है केयोनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, केयोनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन, कोवैक्सीन इज डेवलप्ड बाय। कोवैक्सीन किसके द्वारा विकसित की गई है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, भारत बायोटेक, ऑप्शन नंबर ए राइट। और एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 8 नंबर क्वेश्चन, वर्ल्ड हेल्थ डे। IUCL में भी एक क्वेश्चन पूछा है और काफ़ी सारा एग्ज़ाम में वर्ल्ड हेल्थ डे का बारे में पूछा जाता है, वर्ल्ड अर्थ डे का बारे में पूछा जाता है। वर्ल्ड हेल्थ डे कब सेलिब्रेट होता है, 7 अप्रैल सेलिब्रेट किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट डिक्लेयर्ड व्हिच रिवर एज ए लिविंग एंटिटी। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने किस नदी को जीवित इकाई घोषित किया है। तो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट किस नदी को लिविंग एंटिटी, जीवित इकाई घोषित की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुखना। सुखना रिवर को लिविंग एंटिटी के हिसाब से इसे घोषणा किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, ऑपरेशन नमस्ते इज एसोसिएटेड विथ। ऑपरेशन नमस्ते किससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए, इंडियन आर्मी, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, व्हिच क्रॉप इज सोन ऑन द लार्जेस्ट एरिया इन इंडिया। भारत में सबसे बड़े क्षेत्र पर कौन सी फसल उगाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा राइस, चावल। सबसे ज़्यादा चावल भारत में उगाई जाती हैं। ओके, 12 नंबर क्वेश्चन, फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिसिप्लिन इन नोबेल प्राइज अवार्डेड। नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस विषय के लिए दिया जाता है। तो देखिए नोबेल प्राइज फिजिक्स में भी दिया जाता है, केमिस्ट्री में भी दिया जाता है,
साइकोलॉजी और मेडिसिन में भी दिया जाता है, लिटरेचर, पीस और इकोनॉमिक्स में भी दिया जाता है। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 13, व्हिच क्रिएशन आर हर्षचरित एंड कादम्बरी, मतलब हर्षचरित और कादम्बरी किसके रचनाएं हैं? बाणभट्ट राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14, व्हेन द इंडिया लॉन्च टारगेट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, भारत ने लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली कब शुरू की है? 1995, 1996, 1997 और 1998। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 1997 में इंडिया लॉन्च किया था टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, पाणिनि थे, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इस संस्कृत ग्रामरियन ऑफ वैदिक टाइम्स, वैदिक काल का एक संस्कृत व्याकरण थे। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेंबर ऑफ द यूरोपियन यूनियन, निम्नलिखित में से यूरोप संघ का सदस्य नहीं है, कौन नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी नॉर्वे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यूरोपियन यूनियन का मेंबर नहीं है नॉर्वे। 17 नंबर क्वेश्चन, व्हिच रिवर इज ऑल्सो कॉल्ड गंगा ऑफ साउथ, किस नदी को दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे अगर आपको पूछता व्हिच रिवर इज ऑल्सो कॉल्ड दक्षिण गंगा के नाम में हम लोग कौन सा नदी को जानते हैं, तब आपका गोदावरी राइट आंसर हो जाता। जब गंगा ऑफ साउथ कहते हैं तब कावेरी राइट आंसर आपका होगा। क्वेश्चन नंबर 18, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर वाज फाउंडेड बाय महात्मा गांधी इन साउथ अफ्रीका इन 1903, निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र की स्थापना महात्मा गांधी ने 1903 में दक्षिण अफ्रीका में की थी? तो देखिए कौन सा न्यूज़पेपर 1903 साल में महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका में स्थापना की थी? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा इंडियन ओपिनियन, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था व्हिच स्पेस एजेंसी सेंड्स 104 सैटेलाइट इन ए सिंगल मिशन इन 2017, 2017 में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने एक एकल मिशन में 104 उपग्रह भेजे? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। 20 नंबर क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग रिसीव्ड द भारत रत्न अवार्ड बिफोर बिकमिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, निम्नलिखित में से किसने भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त किया था? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन राइट आंसर हो जाएगा। खासी इज़ द मेन लैंग्वेज ऑफ व्हिच स्टेट, खासी किस राज्य का प्रमुख भाषा है? तो ये मेघालय राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था माउंट इटना इज ए फेमस वॉल्केनो व्हिच इज लोकेटेड इन, देखिए माउंट इटना एक प्रसिद्ध ज्वालामुखी है जो स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इटली राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, व्हिच इज़ द लार्जेस्ट कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया, भारत का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक राज्य कौन सा है? कर्नाटक राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था व्हेयर इज़ द तुंगभद्रा सेंचुरी लोकेटेड, तुंगभद्रा अभयारण्य कहाँ स्थित है? कर्नाटक राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, राम स्टार्ट्स फ्रॉम हिज हाउस एंड वॉक्स 4 किलोमीटर नॉर्थ, देन 3 किलोमीटर वेस्ट, देन 8 किलोमीटर साउथ, हाउ मेनी किलोमीटर अवे फ्रॉम हिज होम वाज ही, राम अपने घर से शुरू होकर 4 किमी उत्तर में, फिर 3 किमी पश्चिम और फिर 8 किमी दक्षिण दिशा में चलता है, वो अपने घर से कितने दूर पर है? देखिए जब भी डायरेक्शन टेस्ट का क्वेश्चन देता है मैं ऐसे एक फिगर बना लेता हूँ, इसमें ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में लिखता हूँ। इसमें बोला है देखो ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है बीच में जो जहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है, बोला है घर से यात्रा शुरू किया है 4 किलोमीटर नॉर्थ, मतलब इधर तक आया है, सोचिए 4 किलोमीटर है, ठीक है।
फिर 3 किलोमीटर वेस्ट, मतलब इधर से 3 किलोमीटर आया है वेस्ट, फिर 8 किलोमीटर साउथ, तो 8 किलोमीटर साउथ ऐसे आ गए। ठीक है, तो देखो ऊपर में इधर से इधर 4 किलोमीटर और इधर से इधर 4 किलोमीटर, टोटल आपका 8 किलोमीटर हो गया। मतलब देखो इधर आपका 4 हो गया, इधर आपका 3 हो गया। अब बोला कि वो घर से कितने दूरी में है, तो इतने जो डायरेक्ट डिस्टेंस होगा वो हो जाएगा घर से उसका दूरी। तो देखो ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। देखो ये इसका वैल्यू 4 हो गया, इसका वैल्यू 3 हो गया, तो ये आपका क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, देखो वैसे एक ट्रायंगल बन रहा है ना, तो ये आपको निकालना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, व्हिच नंबर इज रॉन्ग इन द गिवन सीरीज। दी गई श्रृंखला में कौन सी संख्या गलत है। देखो पहले 1 स्क्वायर, फिर 3 स्क्वायर, फिर 5 स्क्वायर, जितना भी ऑड संख्या है वो लिखा जा रहा है। उसके बाद 7 स्क्वायर होना चाहिए, उसके बाद 9 स्क्वायर, तो मतलब ए 1 ए 9, उसके बाद 25, उसके बाद 49। देखो 25 है लेकिन 49 की जगह 50 है। उसके बाद देखो 81 है, बिल्कुल ठीक है, तो ये आपका 49 हो जाएगा। तो इसकी जगह में 50 है, मतलब ये जो आपका 50 है ना, 50 आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कि इसमें ये गलत दिया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, पिक आउट द नंबर विद द स्मॉलेस्ट वैल्यू। निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन का सबसे कम वैल्यू होता है। तो देखिए इसका वैल्यू 7, इसका वैल्यू 2, इसका वैल्यू 0.33, इसका वैल्यू 0.08। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 0.033 0.33 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये सबसे छोटा है। 28 नंबर क्वेश्चन रीजनिंग का आप देख लीजिए। स्पुतनिक वी इज ए, स्पुतनिक वी क्या है, ये कोरोना वायरस वैक्सीन है। ऑप्शन नंबर ए। देखिए करंट अफेयर्स क्वेश्चन था, ये पुराना हो गया, इसको याद नहीं रखेंगे तब भी चलेगा। 30 नंबर क्वेश्चन आज का पेपर का लास्ट क्वेश्चन, हु इज़ नोन एज द सेंट ऑफ गिफ्टेड्स, मतलब गटर के संत के रूप में किसे जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबा आमते। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए टोटल टेक्निकल का 70 क्वेश्चन डिस्कस कर दिया हूँ, आज नॉन टेक्निकल का भी 30 क्वेश्चन डिस्कशन कर दिया हूँ। टोटल 100 क्वेश्चन इस पेपर का जो भी था मैं डिस्कशन कर दिया हूँ। अगर डिस्कशन आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और वैसे हर एक चैप्टर को डीपली समझने के लिए, उसके MCQ करने के लिए, इसमें डीजल मैकेनिक को जो टॉपिक आपको दिया है IC इंजन, उसको बहुत अच्छा से समझने के लिए आप लोग इसके क्रैश कोर्स पर ज्वाइन हो सकते हैं। बहुत हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए। तो यही था आप लोगों को बोलने का। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। आज के लिए इतने, टाटा बाय बाय।